स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए केमिस्ट्री पेपर 347 जीए के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आता है कि Fe किस ब्लॉक का तत्व है। तो अगर आप देखें Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक का तत्व माना जाएगा, यानी यहाँ हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। इसके बाद अगले प्रश्न में दिया है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपके बाह्यतम कोश के यस में यानी 4s में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में जाएंगे। डी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, डी में केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में जाते हैं जो अयुग्मित होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डी उपकोष में 5 कक्षक मैंने बना दिया। पहले वाले ऑप्शन में डी में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो तीनों ही अयुग्मित हैं, तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में जाएंगे और 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी पाँचों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में जाएंगे। तो यहाँ जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो कितने की आएगी, वो आएगी +5 की। ठीक है। अगले में देखिए 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ये तो बंध बनाने में जाएंगे। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ तो डी के पाँचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, यानी पाँचों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में जा सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन डी के और 2 इलेक्ट्रॉन यस के, तो कुल यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +7 की। इसके बाद 3d5 4s1 है तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी के पाँचों इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए अयुग्मित ही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डी के 5 इलेक्ट्रॉन और 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। और लास्ट में देखिए दिया है 3d6 4s2, तो 4s2 के तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन 3d6 का मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो युग्मित हो चुके हैं ये बंध बनाने नहीं जा सकते हैं। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन डी के और 2 इलेक्ट्रॉन एस के, यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीकरण अवस्था +6 की होगी। तो इसमें सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है 3d5 4s2। अगला दिया है किसी गैल्वेनिक सेल में लवण सेट को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। देखिए अगर आप किसी भी गैल्वेनिक सेल से लवण सेट को हटा देंगे तो सेल काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब होता है कि उसका वहाँ पर विभव तुरंत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। अगर आपने विद्युत स्थानिक श्रेणी को पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है 0.0 वोल्ट। ठीक है। अगला दिया है सूत्र के बराबर AE⁻−EA/RT के लिए सत्य कथन क्या है। पहला दिया है के साम्य स्थिरांक है, नहीं, के वेग स्थिरांक होता है। आर दिया है रिडबर्ग नियतांक है, ये भी गलत है। आर वहाँ पर जो है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक होता है। ए अधिशोषण गुणांक है, नहीं, ये भी गलत है। ए आर्हीनियस फैक्टर होता है। और ई ए सक्रिय ऊर्जा है, बिल्कुल ई ए सक्रिय ऊर्जा है, यानी इसमें ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में एक अपक्रिया दिया है और उसके लिए कह रहा है ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर निकालिए। अब इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप अपक्रिया की दर निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्रियाकारी कौन है। क्रियाकारी आपका ए है। तो अगर हम ए के हिसाब से निकालना चाहेंगे तो उसके 1/2 अणु हैं। इसका आसान सा ट्रिक होता है, चूँकि क्रियाकारी है तो सबसे पहले चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर जितना लिखा है उसका उल्टा कर दिया कीजिए। अगर वहाँ पे आधा अणु लिखा है तो आप 2 करेंगे, अगर 4 अणु लिखा होता है तो 1/4 करेंगे। तो यानी यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे dA/ क्या कर देंगे, dt। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर b के हिसाब से निकालेंगे तो चूँकि b उत्पाद है तो चिन्ह हमारा क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 अणु हैं तो 2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे dB/dt। ठीक है। अब अगर अभी आप देखें तो आपके चारों ऑप्शन में से आपको आंसर मैच नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस दोनों पक्षों में यानी इसमें और इसमें 2 से भाग करेंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये जो आपका हिस्सा है 2 से भाग करने पर ये हो जाएगा -dA/dt इज इक्वल टू, इस हिस्से में जब आप 2 से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए इस हिस्से में 2 से भाग करने पर वो ऑलरेडी पहले से ही 2 से भाग है और 2 से भाग और करेंगे तो ये जाएगा +1/4 और यहाँ आ जाएगा आपका dB/dt। अब आप इसमें खोज लें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इन चारों में ये जो आपका ऑप्शन सेकंड है जिसमें 1/4 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगले प्रश्न में हम आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं क्या है। तो देखिए एनिलीन अगर आपने पढ़ा होगा तो एनिलीन में जब बंध घूमता है तो एनिलीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बनाने के लिए बेंजीन वलय में जाते हैं, जिसके चलते बेंजीन में अनुनाद शुरू हो जाता है और इस तरीके से अनुनाद घूमता रहता है। तो ये एनिलीन की अनुनादी संरचना है। अगर आपको अनुनादी संरचना बनाने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में
टाइप कर दीजिएगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उनकी अनुनादी संरचनाओं को समझा दूंगा कि वो किस प्रकार से बनते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो देखिए, अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ताप के प्रभाव के। देखिए होता क्या है, माना ये जाता है कि अभिक्रिया जो होती है वो क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर से होती है। जब उनके मध्य टक्कर ज़्यादा होगी तो ही वो जल्दी से जल्दी उत्पाद बनाएंगे। अब अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके मध्य टक्करों की संख्या और प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और ज़्यादातर अभिक्रियाओं में अगर आपने तापमान में 10 डिग्री का वृद्धि किया तो अभिक्रिया का वेग लगभग डबल यानी दोगुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है कि अगर आप कोई भी ताप बढ़ाने पर किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे उनके मध्य क्रियाशीलता और टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और देखिए तापमान में 10 डिग्री बढ़ाने पर अधिकतर अभिक्रियाओं का वेग लगभग कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। दूसरा दिया सांद्रता का प्रभाव क्या है। तो देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया का सिंपल सा नियम है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए क्रियाकारी की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। वो दिया है K4 के होल 6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आयनों को तोड़ा कैसे जाता है, आप ये जानिएगा कि ये जो बाहर बड़े ब्रैकेट के बाहर आयन है यानी K के 4 आयन हैं, ये टूट के अलग हो जाएंगे और बड़े ब्रैकेट की बाकी चीज़ें बिना टूटे अलग हो जाती हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए परमाणु कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो K4 है तो इसको देखिए मैंने तोड़ के यहाँ पे क्या कर दिया है, K पे प्लस लगाया कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ एक पोटेशियम पे एक प्लस तो 4 पोटेशियम पे 4 प्लस आ जाएगा। और बाकी देखिए ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसको बिना तोड़े लिख दिया जाता है। चूँकि बाहर 4 प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी साथ ही साथ आपको बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसका एक आसान सा तरीका होता है। आप पूरे इस यौगिक को देखें तो इस यौगिक पे कोई आवेश नहीं है, तो आप इज इक्वल टू कितना लिख दीजिएगा, 0। एक पोटेशियम पे होता है 1 प्लस, 4 पोटेशियम यहाँ है यानी यहाँ ये हो जाएगा +4। Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, और एक Cn पे होता है 1 माइनस, लेकिन यहाँ Cn की कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो यानी यहाँ हो जाएगा -6। अब यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर +2 आएगा। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हमने मेंशन किया हुआ है। अगला आता है गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। तो देखिए गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में आप 2 कॉलम बना लेंगे, एक विद्युत अपघटनी सेल का और एक गैल्वेनी सेल का। आप सबको मालूम है विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत अपघटन करते हैं यानी विद्युत देते हैं और पदार्थ का अपघटन करते हैं। यानी इस सेल में जब आप विद्युत ऊर्जा देंगे तो ही रासायनिक क्रिया होगी, यानी विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, जबकि इसके विपरीत गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा में होता है। दूसरा, इस सेल में हमारा ऋण ध्रुव कैथोड होता है, इस सेल में ऋण ध्रुव एनोड होता है। इस सेल में धन ध्रुव एनोड होता है तो इस सेल में धन ध्रुव कैथोड होता है। विद्युत अपघटनी सेल के लिए कभी भी लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक ही विलयन में ही इनके दोनों इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, जबकि गैल्वेनी सेल में हमको 2 अलग अलग विलयन लेने होते हैं और दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए हमको लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। फिर मैंने बताया इस सेल में विलयन और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस सेल में विलयन अलग अलग पात्रों में लगे होंगे और दोनों विलयन में एक एक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाएगा। इस सेल में विद्युत अपघटनी सेल में चूंकि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में है, इसलिए दोनों ही इलेक्ट्रोडों पर आयन मुक्त होते रहते हैं, जबकि गैल्वेनी सेल में ऐसा नहीं है। गैल्वेनी सेल में केवल कैथोड पर ही आयन मुक्त हो सकते हैं, एनोड पर नहीं, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रोड के जो परमाणु हैं वो विलयन में चले जाते हैं आयन बन करके। तो ये अंतर आप लिख लेंगे। इसके बाद दिया है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल पे घोला गया है, तो दोनों के मोल अंश की गणना करनी है। देखिए सिंपल सा तरीका होता है, जब भी मोल अंश पे क्वेश्चन पूछे तो आपको जो जो पदार्थ दिए हैं आप उनके मोल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का 46 ग्राम दिया है, ठीक है। अगर आप एथेनॉल का अणुभार निकालेंगे, जो कि मैं वैसे बता दे रहा हूँ 46 होता ही है, तो इसके मोलों की संख्या आएगी 1। ऐसे ही 54 ग्राम जल है, अगर इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो जल के 54 ग्राम और जल का अणुभार होता है 18, तो इसके मोलों की संख्या आएगी 3, जबकि एथेनॉल के मोलों की संख्या आ गई 1। अब कुल मोलों की संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो 1 मोल इसके, 3 मोल इसके मतलब कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब जिसका मोल प्रभाज निकालना है, मान लो आपको एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, तो एथेनॉल के 1 मोल हैं बटा कुल मोलों की संख्या है 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.25।
ऐसे ही आप चाहें तो जल के मोल भी सूत्र से निकाल सकते हैं। जल के मोल हैं 3 और कुल मोलों की संख्या कितनी है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.75। ठीक है। या एक और तरीका होता है कि जब आपको एक का मोल प्रभाज पता चल गया तो दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले वाले मोल प्रभाज को एक में से घटा दीजिए। अब अगर मैं एक में से 0.25 घटाऊंगा तब भी मेरा यही आंसर आएगा। ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने जो बताया था कि आपको हर पदार्थ का मोल निकालना, तो देखिए इथेनॉल का भार दिया है। इथेनॉल का भार कैसे निकाला गया, देखिए यहाँ 2 कार्बन है तो हमने लिख दिया 2 और कार्बन का परमाणु भार होता है 12। फिर 5 हाइड्रोजन मिले हैं तो 5 गुणे 1 हाइड्रोजन का मान होता है 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, देखिए यहाँ लिखा है, सबको जोड़ेंगे 46 आएगा। मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटा अणुभार का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 मोल आएगा। जल का भार 54 है, जल का अणुभार देखिए 18 निकाला गया है। जल के मोलों की संख्या 3 होगी तो देखिए विलयन में कुल मोलों की संख्या 4 हो गई। अब जिसका मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना उसके मोल को ऊपर लिखे और विलयन में कुल मोलों की संख्या से भाग कर दीजिए। जब आप इसको भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आई 0.25 और जब आपको एक वैल्यू मिल जाए तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था एक में से घटा दीजिए तो आपको दूसरे का भी मोल प्रभाज पता चल जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर विलयन 250 मिलीलीटर बनाया गया है। तुल्यांकी भार दिया है, विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। अब अगर आपको विलयन की नॉर्मलता याद होगी तो विलयन की नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। यानी आप पहले ग्राम तुल्यांक याद करिए और उसको आयतन लीटर में करके भाग कर दीजिए। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, देखिए इसका भार दिया कितना 1.325 ये ग्राम हो गया। इसी को तुल्यांकी भार से भाग कर दिए तो तुल्यांकी भार आपका कितना है 53। ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो गई। ठीक है। आयतन दिया है कितना 250 मिलीलीटर, जिसको अगर आप लीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 लीटर। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, इसको अगर आप इस लीटर से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको लगाने का तरीका देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जो भार है वो 1.325 ग्राम है। देखिए यहाँ तुल्यांकी भार है तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जैसा मैंने बताया था भार को तुल्यांकी भार से भाग कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 0.025। इसको मोल मत लिखिएगा, मोल नहीं लिखा जाता, इसको ग्राम तुल्यांक लिखा जाता है। यहाँ मोल मिसप्रिंट है तो आप मोल नहीं लिखेंगे बल्कि लिख देंगे ग्राम तुल्यांक। ठीक है। विलयन का आयतन जो है देखिए 250 मिलीलीटर है जिसको हमने लीटर में बदल लिया। उसके बाद विलयन की नॉर्मलता निकालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में। देखिए आपने ग्राम तुल्यांकों की संख्या को आयतन से भाग कर दिया तो विलयन की नॉर्मलता आ गई है 0.1 और नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। अगला दिया है फिनॉल के महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो देखिए फिनॉल एक इंपॉर्टेंट यौगिक होता है, यानी इसका सूत्र होता है C6H5OH। फिनॉल से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे एस्प्रिन बनता है ना, सैलॉल, कई दवाइयाँ जो बनती है सैलिसिलिक ये इसका बनता है, बैकेलाइट इसी से बनता है। बैकेलाइट क्या है, बैकेलाइट जो आपके स्विच होते हैं वो इन्हीं सब के बने होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस। पिक्रिक अम्ल बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके सिवा ये जो है जीवाणुनाशक होता है। अगला दिया है हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका। तो देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन मतलब उनमें नलियाँ नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी ग्रंथियाँ भी हमारे शरीर में होती हैं जिनमें नलियाँ लगी होती हैं और वो उन नलियों के रास्ते ही अपने अंदर बनने वाले पदार्थों को हमारे शरीर के कोशिकाओं तक भेजती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं और वो अपने अंदर बनने वाले पदार्थों जिनको हार्मोन कहते हैं उसको सीधे ब्लड में भेज देती हैं और वो ब्लड जब संबंधित अंग तक पहुंचता है तो वहां जा कर के वो उस कोशिका को या उस अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये हमारी जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हार्मोन डिसबैलेंस हुआ तो आपकी बॉडी की कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा प्रभावित होती रहती है। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया कि हार्मोन रासायनिक रूप से वे पदार्थ हैं जो शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं। ये पूरे शरीर में रुधिर द्वारा संचारित होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन का मुख्य कार्य जो होता है वो जैविक अपक्रियाओं को यानी जीवों के अंदर होने वाली अपक्रियाओं को नियंत्रित करना। हालांकि हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यानी यही ग्लैंड बाकी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है कि आपको कितना हार्मोन निकालना है, कितनी मात्रा में निकालना है। और देखिए यहाँ पे कुछ हार्मोन का जिक्र भी आपको किया गया है कि जैसे अगर मान लीजिए कि स्टेरॉयड हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, ये निकलता कहाँ से, ये वृषण यानी वृषण और अगर है तो अंडाशय से निकलता है। स्टेरॉयड हार्मोन अगर पुरुषों में निकला तो वृषण से, महिलाओं में निकला तो अंडाशय से निकलता है। और इनका काम क्या होता है, या तो पुरुष जननांगों के कार्य को नियंत्रित करना या तो स्त्री जननांगों के कार्य को नियंत्रित करना। ऐसे ही पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसमें 2 हार्मोन हमारे होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोजन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो भी पैंक्रियास यानी अग्नाशय से निकलता है, ग्लूकोजन भी अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन का काम होता है कि बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करना होता है
और ये जो ग्लूकोजन होता है, ये अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है तो उसको वो बढ़ाता रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा था कि रोजनमुंड अपक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रोजनमुंड अपक्रिया देखो होता क्या है कि अगर आप कोई भी एसिड हैलाइड लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया RCOCl, ध्यान दीजिएगा, हमने एक एसिड हैलाइड ले लिया RCOCl। अब आप इसका अपचयन कर दीजिए, अपचयन मतलब इसको क्रिया करा दीजिए H2 से। देखिए H2 को मैंने H करके अलग लिख दिया है। ये क्रिया पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होती है। और इस क्रिया में होता क्या है, जो आपका एसिड हैलाइड समूह है, ये जब H इस Cl को लेके चला जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा RC डबल बॉन्ड O और H। इसका मतलब इस अपक्रिया में आपका ये जो एसिड हैलाइड समूह है यानी COCl समूह है, वो एल्डिहाइड समूह में बदल जाता है। तो एसिड क्लोराइड समूह को एल्डिहाइड समूह में बदलने वाली क्रिया को ही हम रोजनमुंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को आपको लिख करके समझाया भी गया है कि यहाँ पर एसिड क्लोराइड को यानी COCl समूह को अगर हम एल्डिहाइड में बदल देते हैं तो इसी क्रिया को रोजनमुंड कहते हैं। और जब किसी एसिड क्लोराइड को पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से क्रिया अपचयन कहलाती है, ये हाइड्रोजन आपने लिया तो ये अपचयन हो गया, तो अपचयित किया जाता है, इसीलिए एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए आपको इस चीज़ को बताया भी गया है कि अगर आप RCOCl लेंगे तो H2 मतलब यहाँ पे कितने H हैं, 2 H हैं, तो एक HCl से क्रिया कर लेगा और दूसरा H आ करके यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। आप R की जगह पे मन करे CH3 लगा दीजिए, C2H5 लगा दीजिए। इस तरीके से आप तरह तरह के एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। अगला इसी में एक प्रश्न और दिया था 1 नंबर का कि एथाइन पर अगर आप H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में जल की अपक्रिया करा दे तो क्या होगा। बिल्कुल, ये एसिटाल्डिहाइड बनाने का एक तरीका होता है। कैसे, अगर आप एथाइन को समझिए तो एथाइन में यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। इसको जब जल से क्रिया कराते हैं तो ट्रिपल बॉन्डों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ CH, यहाँ पे क्या होता है, 2 बॉन्ड हमारे जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड कौन कौन से, एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो पाई बंद गायब हो जाएंगे, यानी ये शक्ल कुछ ऐसी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कि कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड बचेगा, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन रह जाएगा और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा। तो होता ये है कि जल में जो 2 हाइड्रोजन हैं वो किसी एक कार्बन पे जुड़ेंगे, मान लीजिए ये इस कार्बन पे आके जुड़ गए, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो देखिए बना क्या आपका, यहाँ बना है CH3 और यहाँ क्या बना है CHO, तो यानी यहाँ पे एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। अगला दिया, अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि अपक्रिया H2 + Cl2 2HCl 0 कोट की अगर है तो इस अपक्रिया का वेग समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर होता है, क्या होता है वो जान लेते हैं। अपक्रिया की आणविकता में पहला अंतर उसकी परिभाषा है। अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या होती है, जितने अणु भाग लेंगे वो अपक्रिया की आणविकता है। लेकिन अपक्रिया की कोट क्या होती है, केवल उन अणुओं की संख्या जिन पर अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। जैसे एक अपक्रिया में अगर 3 अणु भाग ले रहे हैं तो उस अपक्रिया की आणविकता 3 है, लेकिन अगर अपक्रिया का वेग उन 3 अणुओं में से केवल 2 ही अणु पर निर्भर कर रहा है तो अपक्रिया की कोटि 2 होगी। तो पहला अंतर तो देखिए इनकी परिभाषा है। दूसरा, आणविकता का निर्धारण केवल कैलकुलेशन से होता है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन कोटि का निर्धारण प्रयोगों द्वारा होता है लैब में। ठीक, आणविकता का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, किसी भी दशा में शून्य नहीं होगा, लेकिन कोटि का मान शून्य हो सकता है। किसी भी अपक्रिया की आणविकता उसकी कोटि से अधिक हो सकती है। बिल्कुल, मान लीजिए हमने 3 अणु लिया था तो अपक्रिया की आणविकता 3 है, लेकिन अपक्रिया का वेग 2 ही अणु पर निर्भर करेगा तो कोटि 2 होगी। तो यानी आणविकता जो 3 आई है वो कोटि से अधिक हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कोटि किसी भी दशा में आणविकता से ज़्यादा नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट होता है, आणविकता का मान सदैव पूर्णांक होता है जबकि कोटि का मान भिन्नात्मक भी होता है। कई बार अपक्रिया का वेग किसी पदार्थ के आधे अणु पर ही निर्भर करता है तो अपक्रिया की कोटि 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद साथ ही साथ दिया कि अगर ये अपक्रिया तो इसका वेग समीकरण कैसे लिखेंगे। चूंकि ये अपक्रिया 0 कोट की है तो इसका वेग समीकरण लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप वेग लिख लीजिए, फिर बराबर का चिन्ह लगाइए, के लिखे, और फिर जो दोनों क्रियाकारी पदार्थ हैं इनको बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो कि इनका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। अब चूंकि ये 0 कोट की अपक्रिया है तो आप दोनों की सांद्रता पर घात कितने का लगा दीजिए, 0 का, ये हो जाएगा 0 कोट की अपक्रिया का वेग नियम। अब दिया अगला, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए सेल जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें होता क्या चीज़ है, मान लीजिए कि हमने एक विद्युत अपघटनी सेल लिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक विद्युत अपघटनी सेल लिया है, ये मान लेते हैं ऐसा होता है, ये एक विद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है। अब इस विद्युत अपघटनी सेल में होता ये है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये हैं जिनको तार के जरिए जोड़ा जाएगा, ठीक है, और इनके बीच में ही विलयन भरा होता है। अब होता क्या है कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहला रहा है, तो आपको इस सेल में 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन लेना है। कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर
क्यूब विलियन अगर आप किसी भी वैद्युत अपघट्य का लेते हैं तो वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो भी प्रतिरोध या रुकावट उत्पन्न करेगा वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को बताया भी गया है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के अगर आप विलियन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो उसके द्वारा विद्युत के प्रवाह में जो प्रतिरोध प्रस्तुत किया जाता है वही उस विलियन का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको लिखते किससे हैं? इसको हम लिखते हैं रो से, और रो इज इक्वल टू होता है R इंटू ए बाई एल। अब यहाँ पे R क्या है? R है उस विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध है। A क्या है? अभी मैंने बताया था कि जब आप सेल लेते हैं तो उस सेल में यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है, जो दोनों बाहर बाहर तार से जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की ये दूरी आप देख रहे हैं ना, यही यल का मान होता है। ये यल दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। और ए क्या है? ए है उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही क्षेत्रफल आपका ए का मान हो जाता है, ठीक है। मात्रक अगर आप बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा? अभी आप देखिए रो इज इक्वल टू होता है क्या? R इंटू ए बाई एल। तो रो का जो मात्रक होता है ओम होता है। अब एरिया है, एरिया मान लेते हैं मीटर या सेंटीमीटर में होगा, जिसमें भी होगा। चलिए मान लेते हैं एरिया सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ऊपर सेंटीमीटर हो स्क्वायर होगा, नीचे सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट भी जाएगा तब भी इसका मात्रक क्या होगा? ओम सेंटीमीटर होगा, या अगर मीटर में लेंगे तो ओम मीटर होगा। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को बताया हुआ भी है कि सूत्र इसका ये है, जहाँ पे R क्या है? विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध है। L क्या है? विद्युत अपघटनीय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। और A क्या है? विद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर की जगह मीटर भी दिया होगा तो आप इसको भी देख लेंगे। फिर अगला दिया है चालकत्व किसको कहते हैं। तो देखिए चालकत्व क्या है? आप कोई भी वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लीजिए और वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने की उसकी जो क्षमता होगी, कितनी आसानी से वो विद्युत धारा अपने अंदर प्रवाहित कर सकता है, वही उसकी चालकता कहलाती है। चालकता को हम C से भी लिखते हैं और G से भी लिखते हैं। चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी C इज इक्वल टू 1/R होगा। मात्रक क्या होगा? अब R का मात्रक होता है ओम, तो इसी ओम का इन्वर्स कर देंगे तो चालकत्व का मात्रक जो हो जाएगा वो ओम इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील क्यों होता है। और साथ ही साथ आप ये बताइए कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ है। पहले हमको ये सिद्ध करना है कि ब्रोमो बेंजीन का ब्रोमीन कम क्रियाशील है और ब्रोमो एथेन का अधिक क्रियाशील है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर दोनों का संरचना बना दिया है, ब्रोमो एथेन और ब्रोमो बेंजीन। इनको थोड़ा सा ध्यान से हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेंगे, क्यों ये ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए जो ब्रोमो एथेन हमारा है, जिसकी संरचना ये है, इसमें ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास सिग्मा बंध गिनिए तो देखिए एकल बंध सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, यानी मेरे पास कुल सिग्मा बंधों की संख्या 4 है। 4 होने का मतलब यहाँ कार्बन sp3 होगा, जबकि यहाँ पे देखिए ये बंध सिग्मा होगा, ये बंध सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। तो यानी यहाँ पर मेरे पास सिग्मा बंधों की संख्या 3 है, तो यानी यहाँ पे संकरण क्या होगा? sp2 होगा। अब उससे फ़र्क क्या होगा? उससे फ़र्क होता ये है कि जिसका कार्बन sp3 संकरण में है उसके अंदर यस लक्षण कम होगा। कैसे कम होगा? आप देखिए ना, यहाँ sp3 का मतलब एक यस है और p के कितने हैं? 3 हैं। यानी 4 लोग मिलकर अगर 100% परफॉर्मेंस करेंगे तो हर एक का परफॉर्मेंस 25% आएगा, यानी यस भी 25% होगा, ये भी 25%, और जितने पी हैं सब के सब 25% होंगे। तो हमको केवल यस पे ध्यान देना है, यानी यहाँ पे यस का कंट्रीब्यूशन या यस का लक्षण 25% है। जबकि sp2 में अगर देखें तो sp2 का मतलब 3 ही कक्षक मिलकर 100% परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहाँ यस का परफॉर्मेंस कितना होगा? अगर 3 लोग मिलकर 100% कर रहे हैं तो एक का आएगा 33.33। इसका मतलब ब्रोमो बेंजीन में जो कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है या ब्रोमीन से जुड़ा है वह कार्बन यस लक्षण ज़्यादा रखे हुए है, और यस लक्षण ज़्यादा रहने से क्या होता है? वह कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब वो कार्बन ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा कि नहीं, हम इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि उसके अंदर यस लक्षण ज़्यादा है। अब आप बताओ, इसमें यस लक्षण कम है ब्रोमो एथेन में, जबकि ब्रोमो बेंजीन में यस लक्षण क्या है? अधिक है। अब आप बताओ दोनों में कौन सा कार्बन ताकतवर होगा? तो जाहिर सी बात है ब्रोमो बेंजीन का कार्बन ताकतवर होगा, और वो ब्रोमीन को जल्दी से इलेक्ट्रॉन तोड़ के भागने या बंध तोड़ के भागने नहीं देगा। इसी वजह से ब्रोमो एथेन में ब्रोमीन आसानी से बंध तोड़ के भाग जाता है, इसलिए ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। और ये जल्दी बंध नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि इसका कार्बन ताकतवर है, इसलिए जल्दी बंध नहीं तोड़ पाएगा, जल्दी से अलग नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कम क्रियाशील होता है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे इसको कहा भी गया है।
ब्रोमोएथेन और ब्रोमोबेंजीन में सबसे पहले दोनों कार्बन का संकरण बताया गया है। फिर देखिए sp2 संकरण में यह लक्षण अधिक है, जिसके कारण ब्रोमोबेंजीन का कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा और यह कार्बन ब्रोमीन के बीच जो बंध है, यानी ये वाला जो बंध है, इसको ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को प्रबल रूप से आकर्षित किया रहेगा, जिसके चलते हेलोइरिन में कार्बन ब्रोमीन के बीच के बंध का टूटना कठिन हो जाता है। अब भाई ब्रोमीन का बंध ही नहीं टूटेगा तो ब्रोमीन जल्दी क्रिया भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए ब्रोमोबेंजीन जो होता है वो ब्रोमोएथेन की तुलना में कम क्रियाशील होगा, यानी ब्रोमोएथेन हमारा ज़्यादा क्रियाशील माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको इस पेपर से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न थे उसको पूरा बताया गया है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।